जीरा, केसर, मिर्च, लौंग। तो इसमें से मिलान करना है और नीचे कूट भी दिया गया है, तो कौन सा कूट सही होगा। तो जीरा देखते हैं, जीरा सबसे पहले कहाँ पर मिलता है। तो जीरा छोटा परंतु खुशबूदार होता है, मिलने की बात नहीं है। तो रंग भी पूछा गया है, तो जीरा छोटा परंतु खुशबूदार होता है। केसर की बात करते हैं, तो केसर कैसा होता है, केसर पीले रंग का होता है। मिर्च की बात करें तो मिर्च दक्षिण अमेरिका से उसकी उत्पत्ति हुई है, तो ऑप्शन इसका 2 होगा। और लौंग की बात करें तो यह एक कील की तरह दिखता है, तो बिल्कुल सही। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा देखते हैं। तो जीरा छोटा परंतु खुशबूदार होता है, तो ए 1 का 4 देखते हैं कौन से कूट में सही है। तो 2 कूट में सही है, तो 2 ऑप्शन सही होने के चांस नहीं है। तो पहला और तीसरे में देखते हैं, ठीक है, यहाँ दोनों जगह ए। आगे देखते हैं, जीरा केसर की बात करते हैं तो केसर पीले रंग का होता है, तो बी का 3 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। तेलंगाना है, उड़ीसा है, कर्नाटक है या केरल है। तो बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती पूछा गया है, तो तटवर्ती कौन सा है, उड़ीसा है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन बड़ा सा है। जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुडुखू भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है। झारखंड में ग्राम परिषद यानी पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किसी परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, और कूट नीचे दिया गया है फ्रेंड, तो कौन कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि कुडुख भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है, ए सही है। और बी भी सही है कि झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किसी परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। ऑप्शन डी भी सही है कि मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हुए हैं, लेकिन सी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जंगल अधिकार का कानून 2007 में नहीं, बल्कि ये 2007 सही है, लेकिन उनको अधिकार दिलाता है जनजातियों को, ठीक है, जनजातियों को अधिकार दिलाता है। तो ऑप्शन सी इसलिए गलत है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, तो इसमें कौन कौन सा सही हो जाएगा, ए बी और डी। तो ए बी डी जिस ऑप्शन में रहेगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। और अगला क्वेश्चन मैथ का है फ्रेंड, तो ये हम नहीं करा सकते। आगे देखेंगे और इसके नीचे अगले क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं। कांसा एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। तो जिंक और टिन, टिन और कॉपर, कॉपर और जिंक या एल्युमिनियम और जिंक। तो कांसा एक प्रकार का मिश्र धातु है जिसे ब्रॉन्ज भी कहा जाता है। तो ये टिन प्लस कॉपर को मिलाकर बनाया जाता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है, एक 100 लाख निम्नलिखित में रूप में लिखा जाता है। 1 मिलियन, 1 बिलियन, 10 करोड़ या 1 करोड़। तो 100 लाख को आप किस तरह से लिखेंगे फ्रेंड, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 100 लाख को हम 1 करोड़, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, और ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको हम स्किप करते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और अगला क्वेश्चन है, शिक्षा देने का अर्थ है निर्देश देना, निर्माण करना, बनाना या तैयार करना। तो शिक्षा देने का निर्देश क्या है? देने का अर्थ पूछा गया, तो अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है, निर्देश देना होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक शिक्षण प्रविधि है किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, सचित्रण या तत्परता। तो शिक्षण प्रविधि की बात की गई है, तो इसमें सचित्रण है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सचित्रण क्यों है? क्योंकि शिक्षण में शिक्षक किसी प्रकार से विषय वस्तु को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है, वही शिक्षण विधि होती है। ठीक है, तो जब सचित्र दिखाएंगे तो वो रोचक होगा, हमारा शिक्षण प्रभावी होगा, जिससे बच्चे आसानी से सीख सकेंगे। तो जैसे प्रश्नोत्तर विधि इसके अंतर्गत आती है, कार्य निर्धारण प्रविधि या निरीक्षण प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, अभ्यास प्रविधि या वाद विवाद प्रयोगात्मक प्रविधि, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवित प्राणी की प्राकृतिक क्रिया है, अधिगम है, शिक्षण है, अधिगम एवं शिक्षण है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? अधिगम। और अधिगम तो आप जानते हैं, अधिगम ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलने वाली है। तो ये जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहता है। आगे हम देखेंगे अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन है, अंतर्वैयक्तिक उद्देश्य का संबंध है दूसरे से पारस्परिक संबंध, भावना एवं मनोवृत्ति, गत्यात्मक क्रिया या फिर ज्ञान। तो अंतर्वैयक्तिक उद्देश्य का संबंध पूछा है, तो सबसे पहले समझिए, अंतर्वैयक्तिक दो या दो से अधिक लोगों के बीच का संबंध होता है, जो अस्थायी या स्थिर जिसका स्वरूप होता है, और जिसमें आता क्या है? सामाजिक, सांस्कृतिक, अन्य प्रभाव भी निर्मित रहते हैं। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मतलब दूसरे से पारस्परिक संबंध जो होता है अंतर्वैयक्तिक उद्देश्य से संबंधित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाठ योजना में सामान्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए दीर्घकालिक उद्देश्य को परिभाषित करना है। तात्कालिक उद्देश्य को परिभाषित करते हैं या कक्षा क्रिया को परिभाषित करते हैं, शिक्षक क्रिया को परिभाषित करते हैं। तो पाठ योजना में सामान्य उद्देश्य क्या हो सकता है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्योंकि दीर्घकालिक उद्देश्य को परिभाषित करते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्यों प्रभावित करते हैं? क्योंकि पाठ योजना में सामान्य उद्देश्य दीर्घकालिक उद्देश्य को प्रभावित करते हैं। एक पाठ योजना किसी पाठ को सुविधाजनक बनाने के लिए शिक्षक की मार्गदर्शिका होती है और इसका प्राथमिक लक्ष्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अनुमान लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधि को शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है। कार्यभार, परियोजना आधारित, संगोष्ठी या श्रुतलेख। शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। शामिल करने की बात हो रही है तो परियोजना, क्योंकि इसमें ये परियोजना समूहों में होती है, तो इसमें बहुत से लोग शामिल होते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विषय वस्तु निर्धारित करता है। शिक्षण विधि शिक्षण की मनोवृत्ति या शिक्षार्थी की भागीदारी या शिक्षक प्रभावशीलता। तो विषय वस्तु क्या निर्धारित करता है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये शिक्षण विधि को निर्धारित करता है। और अगला क्वेश्चन है, छात्र छात्राओं के मिश्रित कक्षा में सहयोग उन्नत करने हेतु अच्छी विधि है। तो ये दलगत कार्य है, व्याख्यान है, प्रदर्शन है या सम्मिश्रित विधि है। तो मिश्रित कक्षा में सहयोग उन्नत करने की सबसे अच्छी विधि बताना है आपको। तो ऑप्शन ए इज राइट होगा, दलगत कार्य। दलगत का मतलब समूह में कार्य।
तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्योंकि जब कार्य समूह में होगा तो एक दूसरे के सहयोग भी होगा और इसमें मिश्रित दृष्टिकोण भी होगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है, शिकागो विश्वविद्यालय ने विकसित किया ऑप्शन ए ADDIE मॉडल, या 5E मॉडल, 6E मॉडल, या 7E मॉडल। तो शिकागो ने क्या विकसित किया था? ऑप्शन ए ADDIE मॉडल। आइए जानते हैं क्या है। शिकागो विश्वविद्यालय ने 1892 में अमेरिकन बैप्टिस्ट एजुकेशन सोसाइटी के तत्वावधान में खोला गया और शिकागो विश्वविद्यालय ने ADDIE मॉडल विकसित किया। ADDIE मॉडल का पूर्ण रूप है एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंट, डिवैल्यूएशन। इसको भी याद रखेंगे आप, क्या है? एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंट, डेवल्यूएशन। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। शिक्षक शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करता है। तो शिक्षक के उद्देश्य क्या निर्धारित करता है? सामान्य उद्देश्य लिखकर, विशिष्ट उद्देश्य लिखकर, प्रस्तावना उद्देश्य लिखकर, या उद्देश्य कथन लिखकर। तो शिक्षक शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करता है तो विशिष्ट उद्देश्य लिखकर वह अपने उद्देश्य को निर्धारित करता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए माध्यमिक कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में, शिक्षण प्रशिक्षण संस्था में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो ये उच्च कक्षाओं के लिए होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। शिक्षक प्रशिक्षण संस्था में, हायर के लिए होता है, ये आपने पढ़ा होगा बीएड वगैरह में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण में उपयोग की जाने वाली एक तकनीकी है जो विशिष्ट शिक्षण व्यवहार को प्राप्त होने तक अभ्यास प्रक्रिया पुनरावृत्ति के माध्यम से विशिष्ट कक्षा दक्षताओं को प्राप्त करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन पाठ्य वस्तु का क्रम होता है। तो मनोवैज्ञानिक होता है, शारीरिक होता है, ए और बी दोनों होता है, या उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो अभिक्रमिक अनुदेशन पाठ्य पुस्तक का क्रम मनोवैज्ञानिक होता है। स्टोफेल के अनुसार ज्ञान के छोटे छोटे अंशों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने का अभिक्रम तथा इसकी संपूर्ण प्रक्रिया अभिक्रमित मतलब क्या, एक तार्किक क्रम को व्यवस्थित करने को अभिक्रम और इसकी जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है उसे अभिक्रमित अध्ययन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद। ऑप्शन ए श्यामपट्ट को किसी भी छात्र से साफ करवाना चाहिए, या कक्षा को श्यामपट्ट साफ करना चाहिए, या श्यामपट्ट को वैसे ही छोड़ देना चाहिए, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद क्या करना चाहिए? आपको पता है कि अगर टीचर आता है क्लास में तो सबसे पहले उसको श्यामपट्ट साफ करना चाहिए, और जाने के बाद मतलब पहले ही जब कक्षा आपकी संपूर्ण हो जाए, समाप्त हो जाए कक्षा प्रक्रिया, तो उसके बाद भी श्यामपट्ट को फिनिश करना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। शिक्षक को श्यामपट्ट साफ करना चाहिए, जबकि शिक्षक ज़्यादातर क्या करते आए हैं कि वो बच्चों से साफ कराते हैं, जबकि ये गलत है। लेकिन आज भी कई जगह ये कराते ही हैं, तो ये काम शिक्षक का ही होता है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।
कक्षा का अनुशासन, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण, कक्षा का सामाजिक वातावरण या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण पर दृष्टिगोचर होता है। यह एक व्यापक प्रक्रिया है जो अभ्यास और अनुभव परिणाम स्वरूप व्यवहार, ज्ञान, कौशल में बदलाव को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत हैं। ऑप्शन ए, इसमें हर वर्ग के बच्चे शामिल हैं। समावेशन विशिष्टता का महत्व होता है। ए और बी दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों, क्योंकि समावेशी में इसमें सारे बच्चे शामिल होते हैं सभी वर्गों के, और समावेशन का मतलब विविधता को महत्व देना होता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, हम रॉन्ग लगा रहे हैं, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए अगला, पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ ढेर सारी किताबें रखी हुई हैं, ढेर सारे खिलौने रखे हुए हैं, ढेर सारे कपड़े रखे हुए हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पुस्तकालय एक ऐसी जगह है, आप सभी को पता है कि ढेर सारी जहाँ पर किताबें रखी जाती हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा गुण शिक्षकों का नहीं है? सहानुभूति, संचार, रचनात्मकता, ईर्ष्या। तो सबसे इजी क्वेश्चन है, आप लोग बिना ज़्यादा दिमाग लगाए दे सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, क्योंकि ईर्ष्या करना शिक्षक का काम नहीं होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक शिक्षक के निम्नलिखित में कौन से व्यक्तित्व गुण शिक्षक को प्रभावित करते हैं? संवेदनशीलता, प्रबंधन क्षमता, सामाजिक कौशल या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, संवेदनशीलता, क्योंकि शिक्षक को हमेशा संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि जो संवेदनशील नहीं होगा तो उसकी शिक्षण करने की प्रक्रिया अच्छी नहीं होगी, प्रभावित नहीं होगी, बच्चे प्रभावित नहीं होंगे। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। तो छात्रों में स्व अध्ययन को बढ़ावा देना, छात्रों को जानकारी प्रदान करना, छात्रों को समस्या को हल करने में उनकी मदद करना, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका छात्रों में स्व अध्ययन को बढ़ावा देना यानी सेल्फ स्टडी को बढ़ावा देना होता है, जबकि प्राइमरी लेवल पर बच्चे को बैठाकर और उसे व्यवस्थित ढंग से पढ़ाना होता है, और बड़े बच्चों में लोग कहते हैं खुद से स्टडी करो, खुद से पढ़ो। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। मूल्यांकन है सतत प्रक्रिया है, आविधिक है, अर्धवार्षिक है या फिर वार्षिक है? तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है फ्रेंड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और आप जान लीजिए मूल्यांकन मात्रात्मक भी होता है। मूल्यांकन कैसा होता है? मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक होता है, गुणात्मक भी होता है। ठीक है, गुणात्मक भी होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंकने की व्यापक प्रक्रिया है आकलन, मापन, मूल्यांकन, परीक्षा। तो आंकने की व्यापक प्रक्रिया क्या है? तो आंकने की व्यापक प्रक्रिया है ऑप्शन सी मूल्यांकन। मूल्यांकन के द्वारा ही आंका जाता है। मूल्यांकन के द्वारा क्या आंका जाता है? इसमें बच्चों के प्रक्रिया, ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान उनके ही कार्य को अंदाज़ा लगाया जाता है कि कैसा है, उनका प्रदर्शन कैसा रहा। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। संकल्पनात्मक मूल्यांकन किस प्रकार का परीक्षण है? तो शिक्षक निर्मित है,
बाहरी परीक्षण है, आंतरिक परीक्षण है, उपरोक्त सभी है। तो संकल्पनात्मक मूल्यांकन किस प्रकार का है? ये उपरोक्त सभी है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्योंकि ये शिक्षक निर्मित तो होता ही है। बाहरी परीक्षण भी होता है, आंतरिक भी होता है, तो हर तरीके से शिक्षक मोटिवेट करता रहता है, तो सारा एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठचर्या का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है? बच्चे, गतिविधि, जीवन, सामुदायिक, पारिवारिक जीवन। तो पाठचर्या का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पारिवारिक जीवन पर, क्योंकि बच्चे से तो रिलेटेड है, बच्चे की गतिविधि से रिलेटेड है, और ये समुदाय में भी सामूहिक रूप से भी होती है। तो ये तीनों सही है। सही क्या नहीं है? तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन पाठचर्या का तत्व नहीं है? उद्देश्य, उद्देश्य, विषय वस्तु, शिक्षक या मूल्यांकन। निम्नांकित में कौन पाठचर्या का तत्व नहीं है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, शिक्षक। तो कैसे नहीं है, इसको भी देख लेंगे। पाठचर्या के प्रमुख 4 घटक होते हैं। उद्देश्य होता है, पाठचर्या प्रकरण और विषय वस्तु होते हैं, पाठचर्या सामग्री और अनुभव भी होता है, पाठचर्या का मूल्यांकन होता है, लेकिन इसमें शिक्षक नहीं होता है, शिक्षक कोई तत्व नहीं है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, विद्यालय लघु संस्कृति है। अगला क्वेश्चन है, तो विद्यालय में लघु संस्कृति है, परिवार है, घर है, वर्ग कक्षा है या पाठ्यक्रम है। तो लघु संस्कृति की बात हुई, लघु का मतलब आप समझ रहे होंगे, लघु का मतलब ही होता है छोटा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वर्ग कक्षा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्योंकि वर्ग कक्षा किसी संस्कृति से जुड़ा नहीं है। बाकी घर, परिवार, पाठ्यक्रम जरूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी संस्कृति से जुड़ा होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, परामर्श का मूलभूत सिद्धांत है, स्वायत्तता है, न्याय है, निष्ठा है, उपरोक्त सभी है। तो परामर्श का मूलभूत सिद्धांत है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी आता है, स्वायत्तता भी, न्याय भी, निष्ठा भी होनी चाहिए। तो देखते हैं, परामर्श वैयक्तिक भिन्नता पर आधारित है और यह प्रत्येक व्यक्ति को स्वनिर्देशित बनाने का प्रयास करता है और उपबोध की व्यक्तिगत समस्या में अधिक रुचि रखता है। परामर्श के मूलभूत सिद्धांत में स्वायत्तता, उपकार, न्याय, निष्ठा शामिल है। और नेक्स्ट है, वर्तमान में सीखने का प्रभावी तरीका है। तो स्व अधिगम है, आमने सामने का अधिगम है, प्रमिश्रित प्रणाली अधिगम है, उपरोक्त सभी है। तो वर्तमान की बात हो रही है, तो इसमें प्रमिश्रित प्रणाली अधिगम है। आइए जानते हैं प्रमिश्रित प्रणाली है क्या। तो प्रमिश्रित प्रणाली वह है जो सीखने के प्रभावी तरीकों में सभी क्रियाएं शामिल होती हैं, जिसके द्वारा छात्र उच्च गुणवत्ता वाले सीखने के अनुभव में संलग्न होते हैं। और वर्तमान में अधिगम का प्रभावी तरीका प्रमिश्रित प्रणाली अधिगम है। यह वो संकल्प है जो कक्षा में ICT समर्थित शिक्षण, दोनों ऑफलाइन शिक्षण या फिर ऑनलाइन शिक्षण में भी पारंपरिक अधिगम के लाभों को श्रेष्ठ बनाती है। तो प्रमिश्रित का मतलब चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो या ICT के माध्यम से हो। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, देखना है, लिखना है, करना है, पढ़ना है। तो करना है फ्रेंड, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्योंकि अगर हम करके सीखेंगे तो सबसे बेस्ट तरीका होगा और जल्दी सीखेंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
त्रियामी शिक्षण सामग्री है, श्यामपट्ट है, मॉडल है, चार्ट है, उपरोक्त सभी है। तो त्रियामी सिस्टम क्या होता है? तो त्रियामी सिस्टम में एक तो क्या होता है, एक तो शिक्षक होता है और दूसरे शिक्षार्थी होता है और तीसरे उससे संबंधित शिक्षण से संबंधित वस्तुएं होती हैं, चाहे चार्ट हो चाहे कोई भी जो विषयों पर आधारित होते हैं, जिसके माध्यम से एक शिक्षक बच्चे को शिक्षण कराता है। तो इसमें से क्या है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि यह मॉडल का एक त्रियामी शिक्षण सामग्री है। मॉडल, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सभी नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जीएस से। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? अजातशत्रु है, हर्षवर्धन है, बिंबिसार है, घनानंद है। तो हर्यक वंश का संस्थापक ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बिंबिसार है और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नाग दशक था। घनानंद को नंद वंश का अंतिम शासक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रकार की मिट्टी को भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है? क्या पूछा, फिर से देखते हैं। किस प्रकार की मिट्टी का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है? तो बहुत इजी क्वेश्चन, जलोढ़, काला, लाल या लैटराइट। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये भी पूछा जा सकता है कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रतिशत है? तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत है, क्योंकि 33.5% भागों में लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह विस्तृत है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी को ही क्या कहा जाता है? दोमट मिट्टी कहते हैं, जिसमें पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है। इसको ध्यान रखना, पोटास, फास्फोरस, एसिड, चूना, क्योंकि प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है। परंतु कमी किसकी होती है जलोढ़ मिट्टी में? तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। और प्रचुरता किसकी रहती है? तो पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूना, इनकी मात्रा में प्रचुरता पाई जाती है और कमी तो नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कौन सा से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है? तो ट्रेजरी बिल है, वाणिज्यिक पत्र है, जमा प्रमाण पत्र है, उपरोक्त सभी है। तो निम्नलिखित में कौन सा से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की बात हुई तो वाणिज्यिक पत्र है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मतलब मुद्रा बाजार साधन, अल्पकालिक वित्त पोषण साधन है, जिनका उद्देश्य व्यवसायों की वित्तीय तरलता को बढ़ाना है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के प्रकार कौन कौन से हैं? तो ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र, कॉल या नोटिस मनी, इंटर बैंक टर्म मार्केट, पुनर्खरीद के समझौते या बैंकर की स्वीकृति होती है। इसको सारा याद रखना, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में वाणिज्यिक पत्र दिया था, ठीक है। तो सभी आता है और इसमें वाणिज्यिक पत्र दिया था, जमा पत्र दिया था, एक ऐसा दे देगा जो नहीं होगा। तो ये सारे के सारे याद रहना चाहिए। तो ऐसा भी नेगेटिव भी प्रश्न बन सकता है कि कौन सा नहीं है। थर्टी 34 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 1938 में बिहार की निर्वाचित सरकार ने किस कारण से त्यागपत्र दिया था? तो युद्ध में भारत की भागीदारी, या गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, या अंग्रेजों द्वारा लगाए जा रहे उच्च कर, या राजनीतिक कैदियों की रिहाई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए था ये, ठीक है। फरवरी 1938 में बिहार के निर्वाचित सरकार ने किस कारण त्यागपत्र दिया? तो ये राजनीतिक कैदियों की रिहाई, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है समाचार पत्रों में यूएल पिन किस क्षेत्र में संबंधित एवं विशिष्ट पहचान संख्या है? कराधान है, भूमि संसाधन है, एमएसएमई है, या ड्रोन पंजीकरण है।
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड? क्योंकि ऑप्शन बी इज़ राइट होगा, क्योंकि ये भूमि संसाधन है। आइए देखते हैं यूएल पिन। यूएल पिन का फुल फॉर्म है फ्रेंड यूनिक लैंड पार्शियल आइडेंटिफिकेशन नंबर, विशिष्ट भूमि पेंसिल पहचान संख्या, पार्शल विशिष्ट भूमि पार्शल पहचान संख्या, भूमि संसाधन से संबंधित विशिष्ट पहचान संख्या। भारत के भूमि के प्रत्येक पार्सल को आवंटित विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक 14 अंकीय भूमि या संपत्ति की पहचान संख्या है और इसे भूमि के लिए आधार भी कहा जाता है। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा फ्रेंड, हो सकता है रिपीट हो क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी धुंध के कारण होती है? रिकेट्स, ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में समस्या, उपरोक्त में सभी। तो निम्नलिखित में कौन सी बीमारी धुंध का मतलब आप समझ रहे हैं? धुंध का मतलब होता है ये सांस से संबंधित है। तो सबसे पहले यही जान लीजिए, हम व्याख्या में देख लेते हैं। तो सांस लेने में समस्या, ऑप्शन सी इज राइट आंसर है, यानी ये सारे के सारे सही हैं इसमें फ्रेंड, ठीक है। तो मैं तो यही समझ रही थी, लेकिन इसमें सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। धुंध के कारण सारे होते हैं, रिकेट्स होते हैं, ब्रोंकाइटिस होते हैं, सांस लेने में समस्या होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सही हैं। आइए देखते हैं व्याख्या के अनुसार। तो धुंध काफ़ी दूषित होता है जो सांस के जरिए शरीर में प्रवेश करता है या फेफड़े को संक्रमित करता है, जिसमें सांस से जुड़ी बीमारियां जैसे अस्थमा, वात स्फीति, अन्य सांस लेने संबंधी समस्याएं होती हैं। धुंध जल की छोटी बूंदों को संदर्भित करता है जो हवा में निलंबित होते हैं और हवा में जल वाष्प और ठंडी हवा के संपर्क के आने से होते हैं या आने के परिणाम होते हैं ये। तो ये सारे के सारे सही हैं फ्रेंड, ठीक है। क्योंकि मैं ब्रोंकाइटिस तो सुना नहीं था, रिकेट्स तो सुना था मैंने, लेकिन ब्रोंकाइटिस क्या होता है मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा इसको कि किस अंग की बीमारी है ये। निम्नलिखित में कौन सा नगर ठोस अपशिष्ट शब्द का वर्णन करता है? तो विषाक्त, खतरनाक, गैर वसीले या फिर खतरनाक। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्योंकि ये गैर खतरनाक है। नगर ठोस अपशिष्ट शब्द का प्रयोग आमतौर पर किसी शहर कस्बे के अधिकांश और गैर ठोस कचरे का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिन्हें नियमित संग्रह, प्रसंस्करण, निपटान स्थल परिवहन की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल की आग का मुख्य कारण होता है ज्वालामुखी गतिविधि, बिजली, प्रदूषण, मानव गतिविधि। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, मानव गतिविधि। अब मानव गतिविधि क्या हो सकती है? जंगल की आग का मुख्य कारण मानवीय गतिविधि है। कई बार जंगल में घूमने, फोटोग्राफी करने या शोध करने के लिए गए लोग कैंप या फायर, जलती सिगरेट, जानवर को भगाने के लिए पटाखे या माचिस की जलती तिल्ली यूं ही फेंक देते हैं, जिससे जंगलों में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। तो मानव ही जिम्मेदार है इन सब का। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कौन सा ग्लोबल वार्मिंग प्रत्याशित प्रभाव है? समुद्र के स्तर में वृद्धि, वर्षा में बदलाव, रेगिस्तान का विस्तार या उपरोक्त सभी। तो जिम्मेदार क्या है इसमें? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। सभी है, समुद्र स्तर में वृद्धि भी है, वर्षा में बदलाव, रेगिस्तान का विस्तार भी है। देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव के कारण समुद्र के स्तर प्रतिवर्ष 0.12 इंच बढ़ रहा है। मरुस्थलीकरण, समुद्र के स्तर में वृद्धि, रेगिस्तान का विस्तार ग्लोबल वार्मिंग का ही प्रभाव है। और अगला क्वेश्चन है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई है? शायद आपने सुना हो ये क्वेश्चन। तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई? 1981, 1999, 2001 या 1976। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 1981 में।
किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के किश्तवाड़ जिले में स्थित है और इसे 4 फरवरी 1981 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और अगला क्वेश्चन फ्रेंड सारा मैथ से है, कुछ रीजनिंग से है, तो 1-2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। जिस प्रकार हाइड्रोफोबिया का संबंध पानी से है, उसी प्रकार एंक्रोफोबिया का संबंध है अंधेरे से है, परीक्षा से है, ऊंचाई से है या फिर खुली जगह से है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऊंचाई से है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिए फ्रेंड। आपको कैसा लगा, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, आप कमेंट जरूर कीजिए। वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, ग्रेनाइट या लिग्राइट। तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, ग्रेनाइट ये सारे प्रकार तो हमने सुने हैं, परंतु भिन्न पूछ रहा है ना, सबसे कम मिलता जुलता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। ग्रेनाइट तो ये चूने पत्थर से संबंधित है ना, ग्रेनाइट चट्टान। बाकी एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस ये कोयले, हाँ बिल्कुल ये कोयले से संबंधित है, ठीक है, ये कोयले से संबंधित है, ये तो चट्टान है, पत्थर है। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। और आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू GKGS स्टडी चैनल, जिस पर हम देख रहे हैं फ्रेंड BPSC एस्टेट पेपर 1 और 2 के लिए शिक्षण कला और अन्य दक्षता को। तो एक महत्वपूर्ण जो सिलेबस दिया गया है BPSC एस्टेट के टॉपिक में, उसको हम कवर करते जा रहे हैं। और ये यूथ की पुस्तक है फ्रेंड, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे। तो एक क्लास हो चुकी है फ्रेंड ये, और ये हमारी सेकंड क्लास है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिए और अपने फ्रेंडों तक पहुंचाइए फ्रेंड। तो चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन है। अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, क्या किशोरावस्था से मृत्यु तक की है, बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक, शैशव अवस्था से वयस्क तक। ये रौशव नहीं है, शैशव है, शैशव, ठीक है। तो क्या, कौन सी अवस्था, या पालने से कब्र तक की अवस्था है। तो अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है फ्रेंड। और कैसी प्रक्रिया है ये, पालने से कब्र तक। पालने का मतलब जब बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक की प्रक्रिया है, जब तक जन्म लेता है तब से कुछ ना कुछ वो निरंतर सीखता रहता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग एवं दल की भावना विकसित करने हेतु उपयुक्त क्रिया है, कला है, वाद विवाद है, क्विज है या परियोजना कार्य है। सहयोग एवं दल भावना विकसित करने हेतु उपयुक्त क्रिया कौन सी है। तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर, परियोजना कार्य। क्योंकि सहयोग परियोजना कार्य होता है, परियोजना कार्य से होता है, क्योंकि परियोजना कार्य आमतौर पर समूहों में होता है फ्रेंड, एकल नहीं होता है। तो जब समूह में होगा तो एक दूसरे के सहयोग से होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, शिक्षण में शिक्षक है, स्वतंत्र चर है, आश्रित चर है, अंतः आश्रित चर है या उपरोक्त सभी। तो शिक्षण में शिक्षक है, कैसा है फ्रेंड, तो ये स्वतंत्र चर है। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, क्योंकि शिक्षक आपको कुछ भी बताने के लिए स्वतंत्र होता है। और अगर यही विद्यार्थी की बात होती तो आप क्या लगाते, विद्यार्थी आश्रित चर होता, ठीक है, क्योंकि वो शिक्षक पर आश्रित रहता है। जबकि NEP 2020 में कुछ चेंज किया गया था फ्रेंड, तो उसके हिसाब से तो ये रॉन्ग होगा, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर यही राइट है। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, सभी सही नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ अग्रसर करता है संपूर्ण विकास पर, अन्यधिक क्रिया पर, रुचि का क्षय होना या पारस्परिक क्रिया विहीन होना। तो फ्रेंड, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ अग्रसर होता है किस पर? संपूर्ण विकास पर। ठीक है, संपूर्ण विकास पर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्योंकि पाठ्यक्रम कैसा होता है? तो लचीला होता है, अधिगम का विविध समय भी होता है, शिक्षण के विविध तरीके भी होते हैं। ठीक है, शिक्षण के विविध अनुभव कार्य गतिविधियां भी होती है, छात्र के गति आकलन के विविध तरीके होते हैं। तो ये सारे जो संपूर्ण हैं, संपूर्ण विकास की ओर अग्रसर करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रयोजन ध्येय गंतव्य का अन्य नाम है, कार्य योजना, उद्देश्य, नीति, नियम। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, उद्देश्य। प्रयोजन ध्येय गंतव्य का अन्य नाम उद्देश्य है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन है, खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, कहा है, किसने कहा है? केल्डवेल कुक ने, पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने या मॉन्टेसरी ने। तो खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, यह किसने कहा है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्योंकि केल्डवेल एंड कुक ने कहा है कि खेल एक स्वाभाविक प्रकृति है। खेल से शारीरिक गति और मानसिक गतिविधि का विकास होता है। ठीक है, और इससे हमारी पेशियां जो है सक्रिय रहती हैं, और खेल के द्वारा पेशीय नियंत्रण सीखने में बच्चों के लिए सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्मस्ट्रांग की शिक्षा का देन है, परियोजना विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि है, दलगत विधि है या फिर सम्मिश्रित विधि है। तो आर्मस्ट्रांग की शिक्षा का देन क्या है? ये एक ह्यूरिस्टिक विधि है। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है फ्रेंड, ये ह्यूरिस्टिक का मतलब खोजपूर्ण विधि से होता है। ठीक है, तो शिक्षण एक ह्यूरिस्टिक विधि है, मतलब बच्चों को खुद में खोजने के लिए, खुद की खोज करने के लिए, खुद की नहीं मतलब खुद ही कार्य करने के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है ये। तो जिसे AHI आर्मस्ट्रांग द्वारा प्रतिपादित किया गया है इस विधि को। तो खेल विधि का या अनुसंधान या खोज विधि का दूसरा नाम ह्यूरिस्टिक विधि है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूल है डैश पढ़ाने के लिए? विज्ञान पढ़ाने के लिए, गणित, इतिहास या भूगोल। तो नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूल है क्या पढ़ाने के लिए फ्रेंड? तो यह नाटक पढ़ाने के लिए, और नाटक या भूमिका का निर्वाह अनुकूल होता है किसके द्वारा? तो इतिहास के द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, पाठ योजना में उप विषय प्रतिबिंबित होता है, सामान्य उद्देश्य से, विशिष्ट उद्देश्य से, उद्देश्य कथन से या शिक्षण बिंदु से। तो पाठ योजना में उप विषय प्रतिबिंबित होता है, किससे होता है? तो उद्देश्य कथन से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में वृत्ति, गोल एवं अन्य खिलौने उपहार था, रूसो, पेस्तालॉजी, फ्रोवेल, मॉन्टेसरी। तो शिक्षण में वृत्ति, गोल एवं अन्य खिलौने उपहार था, कौन था? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, फ्रोवेल। और फ्रोवेल ने ही किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन भी किया है, और इन्होंने इसके माध्यम से बताया कि फ्रोवेल की दृष्टि से शिक्षा का मूल्य उद्देश्य बच्चों को अपनी दैवीय स्वरूप, संसार की आत्मिकता का, एकता का ज्ञान कराना है। उनके अनुसार खेल एक प्राकृतिक तरीका है बच्चों के सीखने का और शारीरिक मानसिक विकास का भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो गैर प्रासंगिकरण, संगठन, वर्गीकरण या वैचारिकता। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, गैर प्रासंगिकरण। इसमें अधिगम के दौरान योगदान नहीं देता, बल्कि संगठन देता है, वर्गीकरण भी देता है, वैचारिकता तो होती ही है। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है ए को छोड़कर, और ए ही हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा स्थूल गति कौशल है? ऑप्शन ए है, एक कागज पर बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, बुनाई, तैरना, या कागज पर वृत्त रेखा की रूपरेखा के अनुसार काटना। तो स्थूल गति, स्थूल का मतलब बड़ा, ठीक है, और सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्म होता है तो छोटा होता है। जैसे लिखना हमारा एक सूक्ष्म कौशल के अंतर्गत आता है। तो स्थूल की बात हो रही है ना, तो बुनाई भी सूक्ष्म के अंतर्गत आएगी, ठीक है, काटना भी, और कागज का वृत्त रूपरेखा ये तो सूक्ष्म ही है। तो ऑप्शन बची कौन रहा है? सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्योंकि तैरना एक प्रकार की स्थूल गतिक कौशल है। स्थूल गतिक कौशल वे होते हैं जिन्हें चलने, संतुलन बनाने, दौड़ने, घसीटकर चलने जैसे कार्यों के लिए मांसपेशी समूहों के उपयोग की आवश्यकता होती है। इसीलिए तैरना स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भौतिक वृद्धि एवं विकास के और सिद्धांतों का पालन करते हैं विभेदीकरण, एकीकरण, ठीक है, विभेदी का मतलब सरल से जटिल, और एकीकरण का मतलब जटिल से सरल। और एकीकरण या विभेदीकरण शीर्षगामी या समीपस्थ, समीपस्थ या शीर्षगामी। तो कौन सा ग्रुप सही होगा भौतिक वृद्धि विकास के लिए? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, एकीकरण सरल से जटिल, विभेदीकरण जटिल से सरल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? मतलब सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो व्याख्या विधि, चर्चा विधि, प्रदर्शन विधि या प्रश्नोत्तर विधि। तो निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? तो क्या व्याख्या सर्वोत्तम विधि होती है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि व्याख्या में केवल टीचर व्याख्या कर रहा होता है और बच्चे चुपचाप सुन रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं हर बच्चा सक्रिय ही हो उसमें। चर्चा विधि भी नहीं है, चर्चा विधि भी सर्वोत्तम पूछा है ना, तो सर्वोत्तम नहीं हो सकती। प्रश्नोत्तर विधि हो सकती है, लेकिन इसमें से सबसे सर्वोत्तम पूछा है तो प्रदर्शन करना विधि, क्योंकि जब आप प्रदर्शन के माध्यम से या चित्र के माध्यम से दिखाने के माध्यम से करेंगे तो ये विधि सबसे सर्वोत्तम विधि होगी। चाहे आप जैसे चार्ट को दिखा रहे हो, पोस्टर को दिखा रहे हो, तो इसके माध्यम से करेंगे तो ये सर्वश्रेष्ठ होगी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे देखेंगे। अगले क्वेश्चन को, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए है छात्रों को जानकारी प्रदान करना, ऑप्शन बी छात्रों को स्व शिक्षा को बढ़ावा देना, छात्रों को स्व शिक्षा का बढ़ावा देना। दो ऑप्शन एक दे दिया गया है। तो छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। उच्च शिक्षा की बात हो रही है, तो उच्च शिक्षा में छात्रों को शिक्षक की क्या भूमिका? तो ऑप्शन बी इज राइट होगा, क्योंकि छात्रों को स्व शिक्षा का बढ़ावा देना, क्योंकि खुद को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि जबकि छोटे बच्चों को हम पढ़ाने बैठते हैं, याद कराने बैठते हैं, लेकिन वहीं जब उच्च क्लास की बात होती है तो उन्हें हम सेल्फ स्टडी करने को बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक मदद करती है। ऑप्शन ए है छात्रों का मार्गदर्शन करने में, ऑप्शन बी छात्रों का शिक्षकों का मार्गदर्शन करने में, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पाठ्य पुस्तक किस में मदद करती है?
तो पाठ्य पुस्तक ऑप्शन ए और बी दोनों राइट हो जाएगा, क्योंकि छात्रों का मार्गदर्शन करने में भी मदद करती है और शिक्षकों का भी मार्गदर्शन करती है, क्योंकि छात्र तो पढ़ते पढ़ते सीखेगा ही सीखेगा, क्योंकि शिक्षक का काम ही है उसको सिखाना, लेकिन शिक्षक भी खुद पढ़ाते पढ़ाते सीखते हैं, तो बच्चों से भी सीखते हैं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? ऑप्शन ए एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई, कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास, या दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता। तो भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन है? तो सबसे पुराना पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता में है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। और यह सबसे पुराना तो है ही, पुराना होने के साथ ये राष्ट्रीय पुस्तकालय भी है, और इसकी स्थापना 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम 1948 में पारित करके की गई थी, और इसी पुस्तकालय को राष्ट्रीय पुस्तकालय के महत्व संस्थान नाम से दर्जा भी प्रदान है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक प्रभावशीलता की प्रवृत्ति है। शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है, वैज्ञानिक है, कलात्मक है, ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है, तो क्या है? ए और बी दोनों नहीं होगा, सिर्फ कलात्मक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कलात्मक क्यों है? क्योंकि मूल्यांकन नहीं, क्योंकि शिक्षक की प्रभावशीलता वैज्ञानिक प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि शिक्षण वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ उस दृष्टिकोण से होता है जो सीखने वालों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता है, ताकि वैज्ञानिक जानकारी और कुशलता पूर्वक प्रयोग करके वैज्ञानिक विचार तैयार कर सकें। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। और अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महिमा मंडित किया गया है क्योंकि? ऑप्शन ए है, वह छात्रों को मानवता के मूल्यों से अवगत कराएं, वह एक महान देशभक्त है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। क्योंकि शिक्षक को दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महिमा मंडित किया गया क्योंकि वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस रूप में निभाता है? तो सहायक के रूप में, सलाहकार के रूप में, सहभागी के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका किस रूप में निभाता है? तो एक सहायक के रूप में निभाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्योंकि हम इसका व्याख्या भी देखते हैं कि तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक एक सहायक के रूप में कार्य करते हैं। एक शिक्षक की मुख्य भूमिका का काम होता है सहायता करना, बच्चों को सक्रिय शिक्षार्थी मानते हुए शिक्षण को न केवल ज्ञान प्रदान करना बल्कि मौजूदा और नए ज्ञान से उन्हें जोड़ना भी होता है। तो इसी कारण ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। एक अच्छे मूल्यांकन डैश में होता है, व्यक्तिनिष्ठता होती है, वैधता होती है, या पक्षपात होता है। तो एक अच्छे मूल्यांकन में वैधता होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्योंकि वस्तुनिष्ठता होता है, वैधता और विश्वसनीयता होता है, ना ही पक्षपात होता है, ना ही व्यक्तिनिष्ठता होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मूल्यांकन का तरीका या प्रकार नहीं है? निर्माणात्मक, वाद विवाद, संकल्पनात्मक, या CCE। तो क्या होगा? निम्नलिखित में मूल्यांकन का प्रकार नहीं है पूछा गया।
तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, वाद विवाद नहीं होता है। ठीक है, उसमें निर्माणात्मक प्रक्रिया तो तैयार की ही जाती है, संकल्पनात्मक भी होता है। CCE का मतलब क्या होता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी मूल्यांकन के प्रकार में आते हैं। किस मूल्यांकन के प्रकार में आते हैं CCE? तो ये निर्माणात्मक व संकल्पनात्मक मूल्यांकन के प्रकार में आते हैं। तो इसी कारण ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन संबंधित है, मूल्यांकन संबंधित है विषय से, अधिगम प्रक्रिया से, उद्देश्य से या उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन किससे संबंधित है? तो सबसे संबंधित होता है, विषय का भी होता है, एक उद्देश्य तो होता ही है, अधिगम प्रक्रिया इसमें शामिल होती है। तो तीनों सही है, मतलब ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। और मूल्यांकन में होता क्या है कि शिक्षक विश्लेषण करने के लिए छात्रों की उपलब्धि का अंदाज़ा लगाने के लिए छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठचर्या से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, यह छात्रों के अधिगम अनुभव से संबंधित है, यह अध्ययन के कार्यक्रम से संबंधित है, या शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित है, यह पाठ्यक्रम रूपरेखा की संरचना है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यह शिक्षक के वृत्तिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम भाग है शिक्षण का, पाठचर्या का, वर्ग कक्षा का या समाज का। तो पाठ्यक्रम क्या समाज का भाग है? बिल्कुल नहीं, ना ही ये शिक्षण का भाग है और ना ही वर्ग कक्षा का। तो पाठ्यक्रम किसका भाग है? ये पाठचर्या का। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। और क्यों है? क्योंकि यह किसी भी तरह का एक खाका है जो शिक्षक और शिक्षार्थी को वांछित उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। एक समग्र पाठचर्या का उद्देश्य मानव में सभी योग्यताओं का विकास करना होता है, जिनमें बौद्धिक, सौंदर्यात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं नैतिक योग्यताओं को एकीकृत ढंग से विकसित करना होता है। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन इधर है फ्रेंड, तो ये हमारा क्वेश्चन है, मोस्ले ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? तो मोस्ले ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? आइए देखते हैं। तो फ्रेंड ऑप्शन ये हैं 3, 5, 4 या 6। तो मोस्ले ने 5 भागों में मानव आवश्यकताओं को बांटा है। और वो कौन कौन से आवश्यकता हैं, कौन कौन से भाग हैं? तो आइए इधर देखते हैं। ये रहा डायग्राम के माध्यम से देखिए। तो सबसे पहले है फिजियोलॉजी नीड, मतलब शारीरिक। उसके पास है सेफ्टी नीड, फिर है लव बिलोंगिंग नीड, S10 नीड, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो मोस्ले का मानना था कि मानवीय ज़रूरतों का एक पदानुक्रम व्यवस्थित होते हैं। निचले स्तर की ज़रूरत उच्च स्तर की ज़रूरतों के लिए नींव के रूप में काम करते हैं, ऐसा मोस्ले मानते थे। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है जीवित प्राणी का, लड़का केवल, लड़की केवल या उपरोक्त सभी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, जीवित प्राणी का। सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, किसका? तो जीवित प्राणी का है। और आप सभी जानते हैं कि सीखना मनुष्य की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है। नए ज्ञान को अर्जित करना और विभिन्न प्रकार के ज्ञान को एकत्रित करना, व्यवहार कौशलों, मूल्यांकन तथा जानकारी को संश्लेषित करना अधिगम कहलाता है, सीखना कहलाता है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है? तो पारंपरिक वर्ग कक्षा, शिक्षकों का अनुभव, अधिगम अनुभव या जातिगम अनुभव। तो इनमें से कौन सा शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है?
तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जातिगत अनुभव। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आयामी शिक्षण सामग्री है। तो आयामी शिक्षण कैसी सामग्री है? मॉडल है, चार्ट है, वस्तु है, उपरोक्त सभी है। तो आयामी शिक्षण सामग्री सभी है। आइए हम देखते हैं व्याख्या के थ्रू। आयामी शिक्षण सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में प्रभावशीलता के साथ उपयोग किया जाता है। सभी प्रकार के दृश्य शब्द आयामी शिक्षण सामग्री जीवित अनुभवों के सबसे निकट होती है। मॉडल चार्ट वस्तु या तीनों ही आयामी शिक्षण सामग्री है। शिक्षण सहायक सामग्री विभिन्न तरीकों से छात्रों को सीखने में सुविधा प्रदान करती है। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक रुचिपूर्वक सुनने के लिए विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। हैंड्स ऑन सीखने का अर्थ है पूछताछ करके सीखना, अवलोकन करके सीखना या उपरोक्त सभी। तो हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ है ऑप्शन बी इज राइट आंसर, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, इसमें कुछ जीके जीएस भी आता है, तो उस कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी है, और बाकी रीजनिंग मैथ है तो उसको हम नहीं समझा सकते। बाकी जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं जीके जीएस को, उसको भी हम देखते चलेंगे। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा है? लाला लाजपत राय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक किसने कहा है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और किसने क्या कह दिया है? तो आइए व्याख्या के द्वारा देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन महात्मा गांधी के साथ मतभेदों के कारण उन्हें त्रिपुरी सत्र से इस्तीफा दे दिया था, मतलब त्यागपत्र दे दिया था। और इनका जन्म 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? कायल को, शिमला को, मनाली को, खजियार को। तो मिनी हिल स्टेशन या मिनी स्विट्जरलैंड किस हिल स्टेशन को कहा जाता है? तो खजियार को। ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। खजियार भारत के हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है, जो हिमाचल प्रदेश के डलहौजी हिल स्टेशन क्या हो रहा है तो डलहौजी हिल स्टेशन से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर है। खजियार हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। पीई शेयर बाजार में सबसे चर्चित अनुपातों में पीई क्या दर्शाता है? तो व्यय के लिए लाभ या कमाई की कीमत, प्राइस टू अर्निंग, कमाई के लिए लाभ या अनुमान के लिए अंतिम। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कमाई, कीमत और प्राइस टू अर्निंग। ठीक है, कमाई की कीमत और प्राइस टू अर्निंग। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। चौकीदार विरोधी अभियान भारत के किन भागों में लोकप्रिय था? तो बिहार और भारत, तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु संयुक्त प्रांत। तो चौकीदार विरोधी अभियान भारत के किन भागों में लोकप्रिय था? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बिहार और बंगाल।
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जब देश में तटवर्ती लोग नमक बनाकर अपना विरोध व्यक्त कर रहे थे, तो बिहार के लोगों ने भी अपना विरोध व्यक्त करने के लिए चौकीदारों को कर देना बंद कर दिया था। तो यही था चौकीदार विरोधी अभियान। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? आधिकारिक भाषाएं, भूमि सुधार, दल बदल कानून या पंचायती राज? 10वीं अनुसूची दल बदल, 10वीं अनुसूची दल बदल, इतना आप याद रखेंगे तो ऑप्शन आपका गड़बड़ाएगा नहीं कभी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्योंकि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के आमतौर दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है और इसके उद्देश्य में अपने कार्यकाल के दौरान विधानमंडल के सदस्यों द्वारा राजनीतिक दल बदल जाने के क्रियाकलाप पर रोक लगाना था। भारत की संसद ने इस वर्ष 1985 में 52 या 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 10वीं अनुसूची के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। और अगला क्वेश्चन मिलान वाला है, देखते हैं।